देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ के सामने मौजूद दोस्तों, चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ आपको बताएंगे, जहां पर जिस संगठन ने 3 साल तक बीजेपी के नाक में दम कर रखा था दोस्तों, उसी की ओर से बुलाया गया है देशव्यापी आंदोलन। बताएंगे कब सड़कों पर उतरने वाला है देश का अन्नदाता। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तो बताएंगे कैसे भाजपा की ओर से 227 लोगों को आगे करके राहुल गांधी को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की जा रही थी दोस्तों। इसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी महाभियोग लाने की कर रहे हैं तैयारी। बताएंगे किसको लपेटे में लिया जाएगा, और महाराष्ट्र के अंदर अचानक से 20 विधायकों और कई सारे मंत्रियों के महागठबंधन के संपर्क में होने की जानकारी सामने आ रही है दोस्तों। जैसे ही अपडेट सामने आती है उसके बाद एनसीपी के नेता शरद पवार से मुलाकात करने के लिए पहुंच जाते हैं कांग्रेस पार्टी के कई सारे वरिष्ठ नेता, और अचानक से दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करने के लिए शिंदे पहुंचते हैं दोस्तों। बताएंगे क्या चल रहा है महाराष्ट्र में, जबरदस्त तरीके की हलचलें हैं, तेज और जबरदस्त बदलाव की ओर बढ़ रहा है महाराष्ट्र। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। तो लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देशव्यापी आंदोलन से ही देश के अंदर होगा सुधार, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी को लगता है कि वो सारी की सारी मशीनरी का इस्तेमाल करके, यानी पैसे से लेकर तमाम तरीके के तंत्र का इस्तेमाल करके अगर किसी राज्य में चुनाव जीत जाएगी तो उसके खिलाफ कोई भी सवाल नहीं उठेगा, और उसे कम से कम 2 साल तक कोई भी जनता के सवालों का जवाब नहीं देना होगा दोस्तों। लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि बीजेपी बिहार समेत अन्य राज्यों के अंदर कैसे अपने मशीनरी का इस्तेमाल करके चुनाव जीतती है। महिलाओं के अकाउंट में चाहे 10-10 हजार रुपए चुनाव के दरमियान देने का मामला हो, या फिर वोटर लिस्ट में हेरफेर का मामला हो, बीजेपी पूरी तरीके से जनता के बीच एक्सपोज हो चुकी है दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि बिहार में चुनाव जीतते ही भाजपा को लग रहा था कि विरोध कहीं कोई नहीं होगा, लेकिन अब विरोध एक बार फिर से तेज होना शुरू हो गया है दोस्तों। आपको बता दें कि 26 नवंबर को, यानी इसी महीने कुछ दिनों के बाद, केवल 4-5 दिनों के बाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिसने 2021-22 के दौरान बीजेपी को जमकर पानी पिला दिया था दोस्तों, वो मैदान में उतरने जा रहा है। 26 नवंबर 2025 को संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियन पूरे देश भर के अंदर देशव्यापी आंदोलन करने जा रही है दोस्तों। देश भर के जिला राज्य मुख्यालय में बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। दिल्ली के जंतर मंतर, नोएडा स्थित एनसीआर में कई सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। 2020-21 के आंदोलन के लंबित वादों को बीजेपी सरकार को याद दिलाने के लिए यह देशव्यापी आंदोलन 26 नवंबर को बुलाया जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर और नोएडा के भी कई स्थानों पर जोरदार आंदोलन होगा दोस्तों। एमएसपी पर कानून बनाकर C2 प्लस 50% वाला फॉर्मूला लागू करने की मांग की जाएगी, जिसकी गारंटी बीजेपी की सरकार पहले चुनाव से पहले दे रही थी दोस्तों। चुनाव के बाद शांति से बैठ गई है। किसानों को खेत मजदूर के लिए व्यापक कर्ज माफी की योजना मिलनी चाहिए, और बिजली निजीकरण का विरोध किया जाएगा। स्मार्ट मीटर न लगने, प्रस्तावित बिजली विधेयक 2025 को वापस लेने, और सभी घरों को प्रति माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की मांग की गई है। चारों लेबर कोड को रद्द करने, जिसमें न्यूनतम वेतन अधिकार की सुरक्षा, 200 दिन का काम और 700 रुपए दैनिक मजदूरी के साथ मनरेगा के दायरे का विस्तार करना है, और FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट व्यापार समझौता में किसान कामगारों पर पड़ने वाले असर को रोकने, जिसमें इंडो यूके FTA, CETA आदि और अन्य चीजों को लेकर जोरदार तरीके से विरोध का यह पूरा तंत्र तैयार किया गया है दोस्तों। ये सारी मांगे हैं जिसे लेकर मैदान में उतर रहे हैं किसान। कुल मिलाकर 26 नवंबर से होगी जोरदार तरीके के आंदोलन की शुरुआत। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि किसान अब मैदान में उतरने वाले हैं, बहुत दिन तक बीजेपी सरकार के वादे का इंतजार करते रहे कि अब पूरा होगा तब पूरा होगा, खास से लेकर तमाम समस्याओं को लेकर लगातार आंदोलन जारी है दोस्तों। अभी आंदोलन 26 तारीख को और बड़ा और विशाल होने जा रहा है। 2 शब्द जरूर लिखा बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर इसी दौरान शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है दोस्तों। बीजेपी के लोग तैयारी कर रहे थे कि शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के लोगों को घेरा जाएगा और दावा किया जाएगा कि जो बिहार में बहुमत मिला है इंडिया गठबंधन को, वो नरेंद्र मोदी की वजह से मिला है, मोदी सरकार की नीतियों की वजह से मिला है। जबकि सबको पता है दोस्तों कि बिहार में सरकार ने कर्जा कर करके महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए पहुंचा दिए, और ये चुनाव कराया नहीं गया है बल्कि चुनाव खरीदा गया है। इन्हीं बातों को लेकर अब धीरे धीरे जब एनडीए गठबंधन की सरकार को एक्सपोज किया जा रहा है दोस्तों, तो उसके बाद बीजेपी के लोग सोच रहे हैं कि इस मुद्दों के इर्द गिर्द शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष को घेरा जाएगा कि बिहार में विपक्ष की हार हो गई है। इसका मतलब जनता परिवर्तन नहीं चाहती है, बीजेपी और मोदी की सरकार को चाहती है। इस दावे को पूरी तरीके से चकनाचूर करने के लिए विपक्ष की ओर से एक नई स्ट्रेटजी बनाई गई है दोस्तों। नई रणनीति के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष ने एकजुटता के साथ महाभियोग लाने की तैयारी करनी शुरू कर दी है दोस्तों, यानी इंपीचमेंट का मोशन लाने की तैयारी शुरू हो गई है। ज्ञानेश कुमार पर आरोप है कि सरकार की कठपुतली बनकर चुनाव करवाए गए और धोखाधड़ी करके मतदाताओं
महिलाओं के साथ धोखा किया गया और सबसे बड़ी बात कि देश के लोगों के साथ में धोखा किया गया। अब इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण ज्ञानेश कुमार से मांगा जा रहा है। दोस्तों ज्ञानेश कुमार पर लग रहे आरोपों पर सीधा स्पष्टीकरण अब संसद के अंदर मांगा जाएगा। जैसे ही ये प्रस्ताव संसद के अंदर पास होना शुरू होगा दोस्तों इस पर डिस्कशन होगा, यानी चर्चा सदन के अंदर करवाई जाएगी और चर्चा के दौरान सारी बातें निकलकर सामने आएगी और पता चलेगा कि कैसे बिहार का चुनाव निष्पक्ष नहीं बल्कि एक पक्षीय चुनाव था और जिस तरीके से महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए देने की इजाजत चुनाव आयुक्त ने दे दी दोस्तों और बीजेपी सरकार को इसका फायदा मिला। कहीं ना कहीं यही पूरे चुनाव के निर्णय को तय करने वाली बात थी। 2 शब्द जरूर लिख कर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि अच्छा है कि अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, विपक्ष की एक पार्टी को एकजुट होकर इस प्रस्ताव के साथ में डंके की चोट पर खड़ा होना चाहिए, तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जिसमें एक दिन पहले महाराष्ट्र से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट सामने आ रही थी दोस्तों। बताया गया था कि महाराष्ट्र के अंदर शिंदे गुट के मंत्रियों ने बीजेपी सरकार द्वारा बुलाए गए हाई प्रोफाइल कैबिनेट की बैठक में जाने से मना कर दिया, जिसके बाद शिंदे की नाराजगी सबके सामने आ गई दोस्तों। और फडणवीस का बयान भी इस बीच आ गया जो गठबंधन धर्म के नियम का पालन करने की हिदायत देने लगे थे शिंदे को दोस्तों। इसके बाद शिंदे अगले ही दिन सीधा गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच जाते हैं। ऐसे में एक और बड़ी खबर चलते चलते जोरदार तरीके सामने आई है दोस्तों। खबर यह है कि महाराष्ट्र के सियासत में एक जोरदार हलचल मची है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने एक बड़ा दावा करते बताया है कि एकनाथ शिंदे गुट के कई सारे मंत्री और तकरीबन 20 विधायक ऐसे हैं जो यूबीटी के साथ में है, यानी उद्धव ठाकरे के साथ में वापस आने के लिए लगातार शिवसेना यूबीटी के संपर्क में है और कभी भी पाला बदल सकते हैं, केवल एक इशारे का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों अपनी पार्टी बचाने के लिए अमित शाह से मुलाकात करने जरूर शिंदे जा रहे हैं, लेकिन शिंदे को समझ में आना चाहिए कि अब उनकी पार्टी अब उनके कंट्रोल में नहीं है क्योंकि असली शिवसेना यूबीटी है। और ये बात अब धीरे धीरे करके शिंदे के समर्थकों को समझ में आ गया जो शिंदे के साथ चले गए थे उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़कर, क्योंकि उनको लग रहा था कि शिंदे को इसी तरीके से मुख्यमंत्री बनाकर रखा जाएगा जिसका फायदा उनको मिलता रहेगा दोस्तों। लेकिन बाद में पता चला कि मुख्यमंत्री तो छोड़िए उप मुख्यमंत्री भी ऐसा बनाया गया जिसके पास कोई पावर नहीं है और इसीलिए अब शिंदे को भी समझ में आ गया कि नीतीश कुमार लड़ाई लड़े तो उनको कम सीटें होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन शिंदे के साथ धोखा हो गया दोस्तों। शिंदे पहले से मुख्यमंत्री थे, इसके बावजूद उनको पोस्ट से हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने कोई खुलकर लड़ाई नहीं लड़ी। यही बड़ा कारण है कि शिंदे अब खुलकर बीजेपी के सामने मोर्चा खोल रहे हैं दोस्तों और सीधा अमित शाह से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच गए। ऐसे में शिंदे के 20 विधायकों और कई मंत्रियों के उद्धव ठाकरे के संपर्क में होने से पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में जोरदार तरीके का उलटफेर जारी है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहां पर लगातार शरद पवार गुट की ओर से भी अपनी ताकत दिखाई जा रही है दोस्तों। मुंबई कांग्रेस के नेताओं ने एनसीपी के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की है दोस्तों। ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब शरद पवार की पार्टी के साथ में शिंदे गुट ने नगर पालिका के अंदर गठबंधन कर लिया है दोस्तों, यानी शरद पवार बातचीत कर रहे हैं शिंदे गुट से और उद्धव ठाकरे की बातचीत चल रही है अजित पवार गुट से, यानी कुछ ना कुछ तो बड़ा महाराष्ट्र के अंदर होने जा रहा है दोस्तों। इसमें कोई दो राय नहीं है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में राहुल गांधी को परेशान करने के लिए पहले तो बिहार चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद मीडिया के अंदर ट्रायल शुरू किया गया और राहुल गांधी पर ही हार की सारी जिम्मेदारी थोपी गई दोस्तों। जबकि राहुल गांधी बिहार के चुनाव में प्रचार करने के लिए कुछ एक दिन गए थे और वैसे भी कांग्रेस पार्टी यहां पर नंबर 5 की पार्टी है दोस्तों। इसके बावजूद राहुल गांधी पर सारी जिम्मेदारी थोपी गई। फिर अब कुछ लोग एक साथ सामने आए हैं, लगभग 272 अपने आप को प्रतिष्ठित व्यक्ति बताते हैं, जिसमें 16 जज हैं, 123 रिटायर्ड अधिकारी है दोस्तों और 14 एम्बेसडर के साथ साथ 133 आर्म्ड फोर्स के रिटायर्ड लोग हैं। ये सभी लोग एक लेटर लिखकर राहुल गांधी पर कहते हैं, टिप्पणी करते हुए कि राहुल गांधी देश के चुनाव आयोग के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, देश के चुनाव आयोग के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। राहुल गांधी को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए, देश की संस्थानों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। यानी दोस्तों सोचिए, देश की संस्थान जिस पर इतने गंभीर आरोप है कि उसने एक बीजेपी की सत्ताधारी सरकार को 10-10 हजार रुपए महिलाओं को बीच चुनाव में देने की इजाजत दे दी, सरकारी पैसा लुटाने की इजाजत दे दी। लेकिन जब सवाल उसी संस्थान से शुरू कर दिया गया दोस्तों, तो उसके बाद आरोप लगाया जा रहा है कि संस्थान की छवि को खराब किया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के द्वारा लगातार चुनाव आयोग को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं एकदम जायज है और इस तरीके के सवाल लगातार डंके की चोट पर उठाए जाने चाहिए, तभी जाकर संस्थान में बैठे लोगों को समझ में आएगा कि उनको लेकर भी उनके खिलाफ भी जनता में एक माहौल है। उसके बाद वो सही से निष्पक्ष तौर पर काम करने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी मानते हैं कि ये जो 272 लोग हैं इन सबकी लिस्ट बनाकर रखनी चाहिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को, सरकार में आने के बाद ये सारे के सारे लोग ऐसे पलटते हुए दिखाई देंगे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और अपडेट की तरफ जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को 19 नवंबर यानी बीते दिन नोएडा के सेक्टर 16A स्थित फिल्म सिटी के मौजूद एक मीडिया संस्थान के दफ्तर के बाहर जाकर जोरदार तरीके का प्रदर्शन किया दोस्तों। मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि पुलिस कमांडो को मैदान में उतारना पड़ा दोस्तों स्थिति को संभालने के लिए। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार मीडिया संस्थान की एक मैगजीन में पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के पिता दिवंगत मुलायम सिंह यादव जी के संबंध में एक लेख लिखा गया था। इस लेख के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मीडिया संस्थान के दफ्तर के बाहर
बाहर जाकर जोरदार तरीके का प्रदर्शन किया। दरअसल दोस्तों ये जो लेख लिखा गया था इसमें AI तस्वीर का इस्तेमाल किया गया था दोस्तों, और मुलायम सिंह यादव जी को खुले तौर पर अपमानित किया गया। आपको बता दें कि ये लेख लिखने वाले संदीपन शर्मा और जो फोटो दिया गया था वो वानी गुप्ता के द्वारा दिया गया था दोस्तों, और इसी लेख का जोरदार तरीके का विरोध किया जा रहा है। इसमें उल्टी सीधी बातें तो लिखी गई है, लेकिन जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव जी को दिखाने की कोशिश की गई है दोस्तों, उसी को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक प्रचंड नाराजगी थी, इसीलिए जोरदार तरीके का प्रदर्शन हुआ है दोस्तों। ऐसे में आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि विपक्ष के नेताओं का सम्मान भी उसी तरीके से किया जाना चाहिए जैसे कुछ लोगों के सम्मान में पूरी तरीके से मीडिया वाले 24 घंटे दिखाई देते हैं दोस्तों, और वैसे भी विपक्ष के एक सबसे दिग्गज नेताओं में से एक श्री मुलायम सिंह यादव जो आज हमारे बीच में नहीं है, कम से कम उनके सम्मान के प्रति मीडिया वालों को सजग रहना चाहिए और अपने अंधविश्वास में और अपनी अंधभक्ति में इतनी ज्यादा लीन नहीं हो जाना चाहिए कि कई बार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश में कई बार केंद्रीय मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव जी का अपमान किया जाए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की और खासकर कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया एकदम सही थी, इसी तरीके की प्रतिक्रिया दी जाएगी जब उनके नेताओं के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाएगा, यानी सबसे वरिष्ठ नेता है और अब हमारे बीच में भी नहीं है तब भी उनकी बेइज्जती की जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है, तो समर्थकों में नाराजगी देखने को मिलेगी दोस्तों। और वैसे भी लालू प्रसाद यादव या फिर मुलायम सिंह यादव एक बहुत बड़े समाज वर्ग के लोगों के लिए सामाजिक उत्थान, सामाजिक न्याय के प्रतीक है, सामाजिक न्याय दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका रही है, इसीलिए इस तरीके से मुलायम सिंह यादव को लेकर लोगों के मन में सम्मान है दोस्तों। और गोदी मीडिया वाले जब मर्जी उनका अपमान करने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि यह प्रतिक्रिया एकदम जेन्युइन है, ऐसा ही होगा अगर आगे भी इस तरीके से मुलायम सिंह यादव या किसी भी सामाजिक न्याय के सबसे बड़े नेताओं के साथ कुछ इस तरीके की हरकतें करने की कोशिश की जाएगी तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले कराए गए एसआईआर के बाद देश के अलग अलग 12 राज्यों के अंदर और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर अगला एसआईआर करवाया जा रहा है, जिसमें तमिलनाडु से लेकर केरला जैसे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं दोस्तों। और अब केरल के अंदर क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर चुनाव होने वाले हैं तो यहाँ की सरकार और यहाँ की पार्टियों ने अब एसआईआर का विरोध करना शुरू कर दिया है दोस्तों। जो जानकारी है उसके अनुसार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग पहुंची है। IUML और कांग्रेस पार्टी की ओर से इस एसआईआर का विरोध किया गया है। कहा जा रहा है कि चुनाव के बीच में इस तरीके से एसआईआर नहीं होनी चाहिए, इससे कई सारे लोगों के नाम काटने की एक बड़ी साजिश चल रही है। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, पूरे मामले में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी को सीख मिली है कि एसआईआर को लेकर विरोध और तेज करना चाहिए, थोड़ी भी कमजोरी नहीं बरतनी चाहिए, और अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्टियों के द्वारा समर्थन जुटना भी शुरू हो चुका है। देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर केरल के अंदर जो ये याचिका तैयार की गई है और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, इस पर कितनी पार्टियां सपोर्ट करती है और किस तरीके की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगी। इसी के साथ में दोस्तों नीतीश कुमार आज 10वीं बार मुख्यमंत्री पोस्ट पर शपथ लेने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे दोस्तों। दोपहर 11:30 बजे के आसपास नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह है। सीएम हाउस में जेडीयू के विधायक दल की मीटिंग हुई दोस्तों। बैठक में नीतीश कुमार को विधानमंडल दल का नेता चुन लिया गया। वहीं पर बीजेपी ने भी मीटिंग के बाद सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना है। अब 3:30 पर विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक हुई तो नीतीश कुमार को ही अपना नेता चुना गया। बीते दिन नीतीश कुमार ने पहले एनडीए गठबंधन की ओर से ये ऐलान करवाया कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। जैसे ही ऐलान हुआ दोस्तों और विधानमंडल का नेता चुना गया, वैसे ही वो सीधा एक हाथ में इस्तीफा लेकर पहुंच गए, दूसरे हाथ में सरकार बनाने की दावेदारी करने के लिए समर्थन पत्र के साथ पहुंच गए। एक हाथ से उन्होंने इस्तीफा दिया, दूसरे हाथ से समर्थन पत्र दिया और उनको मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया गया दोस्तों। तो इससे एक बात समझ में आ गई है कि नीतीश कुमार बिल्कुल भी बीजेपी के साथ अब कंफर्टेबल नहीं है दोस्तों, यानी सहज नहीं है। बीजेपी पर कहीं ना कहीं एक शंका होता है नीतीश कुमार को कि कहीं भारतीय जनता पार्टी उनके साथ अलग तरीके का खेला ना कर दे, इसीलिए बीजेपी वालों को पहले बुलवाया गया, उसके बाद नेता के तौर पर नीतीश कुमार का नाम करवाया गया और उसके बाद जाकर आज शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। यानी अविश्वास तो हर जगह फैला हुआ है दोस्तों और नीतीश बीजेपी के बीच का अविश्वास एक बार फिर से सबके सामने उजागर हुआ। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी के कितने लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, इस पर भी चर्चा चल रही है। 2 उप मुख्यमंत्री तो अब तक होंगे, एक तो सम्राट चौधरी होंगे और दूसरे वीके सिन्हा होंगे दोस्तों, विजय सिन्हा होंगे। तो ये पुराना पार्टी का जो नियम था, जो भारतीय जनता पार्टी का 2 उप मुख्यमंत्री वाला नियम था, उसी को लागू किया जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अब स्पीकर का पोस्ट भी डिमांड कर रही है दोस्तों और जनता दल यूनाइटेड स्पीकर का पोस्ट देने को तैयार नहीं है, क्योंकि 2 पहले ही उप मुख्यमंत्री बीजेपी को दिए जा चुके हैं। इसीलिए अब बीजेपी का प्रभाव ज्यादा ना हो, इसीलिए स्पीकर का पोस्ट देने को तैयार
तैयार नहीं है नीतीश कुमार और आज इस पर रस्साकसी लगातार जारी है। दोस्तों नीतीश का इस्तीफा होने के साथ ही 150 मेहमानों को आज मंच पर बुलाया जाएगा। 2 मंच तैयार होंगे। प्रधानमंत्री मोदी समेत 11 राज्यों के सीएम यहां पर मौजूद रहेंगे शपथ ग्रहण समारोह में। आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के पखवाड़े के तहत बीजेपी जगह जगह पद यात्रा निकाल रही थी। दोस्तों वहीं पर सिकंदराव कस्बे के अंदर एकता यात्रा का आयोजन किया गया। एकता यात्रा के दौरान अजीब सा नजारा देखने को मिला। यहाँ पर बीजेपी एकता यात्रा में शामिल कुछ स्कूली छात्रों ने बीजेपी के सांसद विधायक की मौजूदगी में अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा दिए। दोस्तों हमारा नेता कैसा हो, अखिलेश यादव जैसा हो के नारे लगाए गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। दोस्तों लोग शेयर करने लगे। बुधवार को सिकंदर राव कस्बे के अंदर बीजेपी के सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के पखवाड़े के तहत एकता यात्रा का आयोजन किया गया था। इसका शुभारंभ हाथरस बीजेपी के सांसद अनूप प्रधान और बीजेपी के विधायक वीरेंद्र सिंह राणा, जिला अध्यक्ष शरद महेश्वरी ने किया। इस एकता यात्रा में तमाम भाजपाइयों के अलावा कई स्कूल के छात्र भी शामिल थे। दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले में? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीएम ने 29 नवंबर को 1000 किलोमीटर लंबी बांग्ला बचाओ यात्रा शुरू की है। दोस्तों पार्टी का दावा है कि ये यात्रा राज्यव्यापी होगी और इससे तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व वाले राज्य सरकार के तहत अन्याय, लूट और व्यवस्थित लोकतांत्रिक शरण का पर्दाफाश होगा। और सीपीएम ने कहा कि ये यात्रा बीजेपी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों का विरोध करेगी, जिनके कारण बंगाल में संकट गहरा गया। सीपीआईएम वेस्ट बंगाल की ओर से कहा जा रहा है कि वो इस यात्रा को निकाल रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी दोनों पार्टियों के खिलाफ, दोनों लोगों के खिलाफ ये एक तरीके से विरोध की तैयारी है। क्या तीसरा मोर्चा बंगाल में अब तैयार हो रहा है? कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी अगर फिर से साथ में आते हैं और तीसरा मोर्चा बनता है दोस्तों, तो राज्य के अंदर जो परिवर्तन वाले वोट है वो एक बार फिर से विभाजित होंगे। उसका फायदा ममता बनर्जी को मिलेगा। ममता को भी पता है कि अगर तीसरा मोर्चा यहाँ पर रहेगा बंगाल में, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कभी भी जो सोच पा रही है, जो बीजेपी वालों को लग रहा है कि वो परिवर्तन कर देंगे, वो नहीं हो पाएगा। और इसके लिए जरूरी है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो और लेफ्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए भी तृणमूल कांग्रेस कहीं ना कहीं तत्पर दिखाई देती है। दोस्तों ऐसे में अब जो यात्राएं होंगी तो लेफ्ट पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें नरेंद्र मोदी एक मंच पर मौजूद थे। दोस्तों यहाँ पर ऐश्वर्या राय बच्चन की ओर से एक भाषण दिया जा रहा था। ऐश्वर्या राय बच्चन कहती है कि सिर्फ एक ही जाति है, मानवता की जाति, सिर्फ एक ही धर्म है, प्रेम का धर्म, सिर्फ एक ही भाषा है दुनिया के अंदर, वो है हृदय की भाषा, सिर्फ एक ही भगवान है, वो है सर्व विद्यमान है। जो मोदी के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर लग रहा है दोस्तों कि नरेंद्र मोदी को शायद ये बातें पसंद नहीं आ रही है। और कांग्रेस पार्टी के नेत्री रागिनी नायक की ओर से वीडियो शेयर करते हुए कहा कि हंसते हंसते पेट में दर्द हो रहा है मोदी के चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर। यानी नरेंद्र मोदी के सामने साफ तौर पर ऐश्वर्या राय बच्चन कह रही है कि सिर्फ एक ही जाति है मानव जाति की और वो है मानवता, सिर्फ एक ही धर्म है और वो है प्रेम, सिर्फ एक ही भाषा है हृदय की भाषा और सिर्फ एक ही भगवान है, वो है सर्व विद्यमान है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि वो कहीं ना कहीं मंच पर ही बैठे कुछ लोगों को मैसेज जरूर देने की कोशिश कर रही थी दोस्तों, इसीलिए ऐसा बोला गया है। इसी के साथ में ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी के बीएलओ की मौत के मामले को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग के द्वारा सौंपे गए एसआईआर के कार्यों की निंदा की है दोस्तों और इसे अनियोजित अथक कार्यभार की संज्ञा दी है। ममता बनर्जी ने आयोग से विवेक से काम करने और इस अभियान को तत्काल निलंबित करने का अनुरोध भी किया है। अब इस पूरे मामले पर अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है दोस्तों, लेकिन जिस तरीके से अधिकारियों को परेशानियां हो रही है एसआईआर को लागू करने में, ये एक बहुत बड़े चिंता का विषय है जिस पर अलग अलग तरीके के लोगों के अलग अलग तरीके के जवाब आ रहे हैं। साथ साथ दोस्तों अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन को 13 दिन की ईडी रिमांड जांच एजेंसी बोली। कहा यूनिवर्सिटी ने धोखे से कमाए 415 करोड़ रुपए। ईडी का तर्क यह है कि धन अपराध से अर्जित आय, क्योंकि इसे उस अवधि के दौरान संग्रहित किया गया था जब विश्वविद्यालय को मान्यता और वैधानिक दर्जे के बारे में सार्वजनिक रूप से गलत जानकारी दिया गया था, तो 415 करोड़ रुपए के मामले पर कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले पर कई सारी खबरें सामने आने के बाद अब 2018 से 2024-25 के बीच में संस्थान से संबंधित प्रतियों के रूप में लगभग 415 करोड़ रुपए खर्च किए जाने पर ईडी की ओर से अब कार्रवाई की जा रही है। ईडी का तर्क है कि यह धन अपराध से अर्जित किया गया है, क्योंकि इसे उस अवधि के दौरान संग्रहित किया गया है जब विश्वविद्यालय अपने मान्यता और वैधानिक दर्जे के बारे में सार्वजनिक रूप से गलत जानकारियां दे रहा था। अब देखते हैं इस मामले पर क्या कोई कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों अल फलाह यूनिवर्सिटी लाल किले पर हुए ब्लास्ट के बाद से लगातार चर्चा में है और कई सारे यहाँ पर डॉक्टर जो काम करते हैं उनको पहले पूछताछ के लिए ले जाया गया था दोस्तों। ऐसे
में कई तरीके के दावे सामने आ रहे हैं, कईयों को छोड़ा गया है और कईयों से चर्चा लगातार जारी है, पूछताछ जारी है। जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे दोस्तों। साथ साथ राजस्थान के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ी सफलता मिली दोस्तों। पार्टी कोशिश कर रही थी कि ये सीट जीता जाए, जो अमूमन भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ कहा जाता है। अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने भारी जीत हासिल की दोस्तों। कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया ने चुनाव जीता, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान प्रदेश के प्रभारी और गोविंद सिंह डोटासरा का भी है दोस्तों। और इसीलिए सारे नेता एक साथ राहुल गांधी को बधाई देने के लिए पहुंचे, राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और साफ तौर पर बोला गया है कि राजस्थान में पार्टी को वापसी करवाने के लिए, जीत दिलवाने के लिए कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है। और डोटासरा ने भी इस बात का समर्थन किया है और राहुल गांधी ने भी इस तरीके से ही आगे भी बढ़ चढ़कर राजस्थान में सरकार बनाने के लिए लगातार प्रयास करने के लिए खुला ऐलान किया है दोस्तों। साथ साथ बिहार चुनाव परिणाम का हेमंत सोरेन के कैबिनेट पर भारी असर देखने को मिलेगा। हेमंत कुछ बड़े बदलाव करने जा रहे हैं। जो जानकारी है उसके अनुसार राष्ट्रीय जनता दल को झारखंड में झटका लग सकता है दोस्तों, क्योंकि हेमंत सोरेन इस बात पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल ने उनको बिहार में चुनाव लड़ने के लिए एक भी सीट नहीं दी, सहयोग नहीं किया, तो फिर आरजेडी के उम्मीदवार को, आरजेडी के मंत्री को साथ में रखकर कोई फायदा नहीं है। अब देखते हैं क्या कांग्रेस पार्टी इस पर कोई दखल देकर आरजेडी के मंत्री को हेमंत सोरेन के कैबिनेट में बनाकर रखने के लिए बोलेंगे दोस्तों। ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही निर्भर करेगा, क्योंकि कांग्रेस ही हमेशा राष्ट्रीय जनता दल और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में बातचीत का एक बड़ा साधन होती है दोस्तों, और बातचीत का एक नया रास्ता खोलते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।